2025 की शुरुआत के साथ ही जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। साथ ही नोटों का पहाड़ भी देखने को मिल रहा है, जिसके खुलासे के बाद खुद अफसर भी हैरान हो रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या मामला है जिसने सभी को हैरान कर दिया है और भ्रष्टाचारियों की पोल खोल कर रख दी है। नमस्कार, हमारे खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 27 दिसंबर से भोपाल के करोड़पति आरटीओ पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के यहाँ छापेमारी देश भर में सुर्खियों में रही। उसके घर 9 दिनों में बैक टू बैक 3 एजेंसियों ने छापे मारे। इस दौरान धन कुबेर सौरभ के पास 93 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली। इनमें 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश से लेकर 23 करोड़ की अन्य संपत्तियों और 6 करोड़ की एफडी शामिल है। इतने खुलासे ने जांच दलों को भी हैरान में डाल दिया है। उसके यहाँ ईडी से लेकर लोकायुक्त और आयकर विभाग तीनों कार्यवाही को अंजाम दिया। शर्मा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उसके पास आय से कई गुना अधिक चल अचल संपत्ति मिली है, वो भी मात्र कुछ सालों के काम करने के बाद। आपको बता दें कि ईडी ने 27 दिसंबर को सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल और रोहित तिवारी के ठिकानों पर छापे मारे। ये सभी लोग सौरभ के काम में मददगार बताए जा रहे हैं। शुरुआती छापेमारी में सौरभ की कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए थे। इसके बाद ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया और उनके परिवार, दोस्तों और सहयोगी के ठिकानों पर भी छापेमारी की। इस दौरान भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। ईडी को अब तक शर्मा के परिजनों और दोस्तों के खातों में 4 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा 23 करोड़ रुपए की और संपत्ति की जांच के घेरे में है। भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में की गई छापेमारी में 6 करोड़ रुपए की एफडी भी मिली है। ईडी को शक है कि शर्मा ने अपने परिवार, दोस्तों और कंपनियों के नाम पर कई बेईमानी संपत्तियां खरीदी है। ईडी का कहना है कि ये लोग सौरभ के अवैध कारोबार से फायदा उठा रहे थे या फिर उसके काम में मदद कर रहे थे। इस मामले में अभी जांच जारी है और आगे और भी खुलासे हो सकते हैं। एजेंसी ने सौरभ के ठिकाने से 23 करोड़ की नकदी भी बरामद की है। ये जानकारी ईडी ने अपने बस उस बयान के एक दिन बाद दी है जिसमें एजेंसी ने पहले 23 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त करने की बात कही थी। 31 दिसंबर की देर शाम ईडी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। बता दें कि राज्य की लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर से 2 करोड़ 87 लाख नकद जब्त बरामद किए हैं। अब ईडी की तरफ से 23 करोड़ रुपए नकद बरामद होने के बाद सौरभ शर्मा के पास कुल बरामद कैश की कीमत बढ़कर 25 करोड़ 87 लाख रुपए हो गई है। दूसरी तरफ भोपाल के पास मेंडोरी के जंगल से बरामद सौरभ के सहयोगी चेतन गौर की कार से 10 करोड़ कैश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बरामद किया था। हालांकि इस कैश का लिंक फिलहाल जांच एजेंसियों ने अब तक सौरभ शर्मा से नहीं जोड़ा है। एक तरफ ईडी का जबरदस्त डंडा चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एनआईए की ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रहा है। दरअसल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए ने 31 दिसंबर को कहा कि उसने 210 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उसने 2024 में रिकॉर्ड 100% दोष सिद्ध दर सुनिश्चित की है। आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि एनआईए ने साल के दौरान कम से कम 27 फरार अपराधियों को पकड़ा। कई हाई प्रोफाइल मामलों की सफल जांच और वामपंथी उग्रवाद से निपटने पर अधिक जोर देकर संघीय जांच एजेंसी ने इस साल कई मुकाम हासिल किए। बयान में कहा गया कि 2024 में एनआईए द्वारा दर्ज 80 मामलों में अपराधों की प्रमुख श्रेणियों में कुल 210 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बयान में कहा गया कि 2024 में एनआईए ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए 68 आरोपियों को दोषी ठहराया जाना सुनिश्चित किया और 408 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। विभिन्न आतंकवादी, गैंगस्टर और अन्य आपराधिक गिरोह को खत्म करने के एजेंसी के निरंतर प्रयासों के तहत साल के दौरान 19.57 करोड़ रुपए की कुल 137 संपत्तियां
कुर्क की गई। बयान में कहा गया कि ISIS से जुड़े 11 जिहादियों, जम्मू कश्मीर के 5 जिहादियों और 24 अन्य जिहादियों की गिरफ्तारी की गई। इसमें कहा गया कि वर्ष के दौरान NIA ने कुल 27 फरार अपराधियों को पकड़ा। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में ED का एक्शन जारी है। इसी कड़ी में 30 दिसंबर को LJP के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे के ठिकाने पर ED की रेड पड़ी है। राजधानी पटना स्थित एक्सप्रेशन एक्सोटिका अपार्टमेंट में हुलास के घर पर ED की टीम छापेमारी करने पहुंची। ये छापेमारी आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर हुई। 27 दिसंबर को लोजपा रामविलास के सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के करीबी सहयोगी माने जाने वाले हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। ED की टीम के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी मौजूद रहे। जांच एजेंसी ने उनके फ्लैट के हर एक कमरे को खंगाला। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार्यवाही आय से अधिक संपत्ति के मामले में की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने पटना और बेंगलुरु में कुल 3 स्थानों पर छापेमारी की। पटना में कार्यवाही गोला रोड से G फ्लाइट और दानापुर के एक्सप्रेशन एक्सोटिका के ब्लॉक पर की गई। वहीं बेंगलुरु में भी हुलास के एक ठिकाने पर ED की छापेमारी हुई। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को सुबह ED की एक टीम हुलास पांडे के पटना से गोला रोड के घर पर पहुंची। दूसरी तरफ एक और टीम ने बेंगलुरु में उनके ठिकाने पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक टीम को LJPR नेता से जुड़ी कई जानकारी मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। बता दें कि हुलास पांडे बाहुबली नेता सुनील पांडे के छोटे भाई है। सुनील पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। उन्होंने पिछले दिनों बीजेपी की सदस्यता ली थी। हुलास पांडे रोहतास जिले के नावरडी गांव के रहने वाले हैं। इधर ED की रेड ने बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अवैध और नकली दवा गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई। ये कार्यवाही केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, पूर्वी क्षेत्र और औषधि नियंत्रण निदेशालय की ओर से की गई। इस दौरान बड़ी मात्रा में कैंसर रोधी, मधुमेह रोधी समेत अन्य दवाएं जब्त की गई। इस दवाओं के नकली होने का संदेह है। ये छापेमारी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत भर में विभिन्न दवा कंपनियों द्वारा निर्मित 111 गैर मानक गुणवत्ता वाली दवाओं का पता लगाने के कुछ दिनों बाद ही की गई। ये छापेमारी कोलकाता स्थित एक कंपनी के थोक विक्रेता परिसर में की गई। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक और अन्य दवाएं जब्त की गई। इन दवाओं के नकली होने का संदेह है। सरकारी अधिकारियों ने कहा, आयरलैंड, तुर्की, अमेरिका और बांग्लादेश सहित विभिन्न देशों में निर्मित होने के लेवल वाली ये दवाइयां भारत में उनके वैध आयात को साबित करने के लिए किसी भी सहायक दस्तावेज के बिना पाई गई। ऐसे दस्तावेजों के अभाव में इन दवाओं को नकली माना जाता है। जांच दल को कई खाली पैकिंग सामग्री भी मिली, जिससे जब्त उत्पादों की प्राथमिकता पर और भी चिंताएं बढ़ गई है। जब्त की गई दवाओं का कुल बाजार मूल्य लगभग 6.7 करोड़ रुपए आंका गया है। अधिकारी ने कहा, उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए दवाओं के नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। शेष जब्त मात्रा को CDSCO द्वारा सुरक्षित रखा जा रहा है। छापेमारी और उसके बाद भी जांच में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसकी पहचान थोक फर्म की मालिक के रूप में की गई है। उसे CDSCO पूर्वी क्षेत्र के ड्रग्स इंस्पेक्टर ने हिरासत में लिया है। आरोपी को बाद में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अधिकारी ने कहा, मामले में आगे की जांच जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय जनता की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
वहीं दूसरी तरफ राजधानी शिमला में ईडी के सहायक निदेशक रहे विशाल देव सिंह पर 181 करोड़ रुपए के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े मामले में रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगे हैं। शैक्षणिक संस्थानों के मालिक ने उन पर 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। इन संस्थानों के मालिकों ने सोमवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि विशाल दीप सिंह ने उन्हें ईडी कार्यालय में बुलाकर लगातार प्रताड़ित किया और गिरफ्तारी का डर दिखाकर रिश्वत भी मांग ली। दरअसल छात्रवृत्ति स्कैम से जुड़ा ये मामला 2013 से 2017 के बीच हिमाचल प्रदेश में SC, ST और ओबीसी छात्रों के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई छात्रवृत्ति योजना के दुरुपयोग से जुड़ा है। इस योजना को राज्य सरकार के माध्यम से लागू किया गया, लेकिन 181 करोड़ रुपए का ये फंड निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा हड़प लिया गया। साल 2019 में राज्य सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की। शैक्षणिक संस्थानों के मालिक रजनीश बंसल ने बताया कि शुरू में जांच सामान्य तरीके से चल रही थी, लेकिन जैसे ही ईडी अधिकारी विशाल दीप सिंह नवंबर में ईडी के सहायक निदेशक बने तो उन्होंने संस्थानों के मालिकों को कार्यालय बुलाकर रिश्वत मांगनी शुरू कर दी। प्रत्येक संस्थान से 1-1 करोड़ रुपए की मांग की गई। जब पैसे देने से इनकार किया गया तो उन्होंने गिरफ्तारी की धमकी दी। यानी एक तरफ ईडी का जबरदस्त डंडा चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईडी के अधिकारियों पर भी आरोप लग रहे हैं। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।